Hello everyone, welcome to Agriculture and GK. Myself Shivangi, and today we are going to discuss about the most important topic, which is hazard analysis and critical control point. In short, we can say it HACCP and HACCP. So today discussion is based on the topic. So let's start today's session. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सो बेसिकली है सब ठीक है, या HACCP जैसा भी लोग इसको बोलते हैं। सो बेसिकली किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसकी थोड़ी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप या फिर हिस्ट्री टाइप हमें जानना होता है कि कोई चीजें क्यों शुरू होती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें हैसप की, दैट इज HACCP। सो बेसिकली all over the world, people have realized that to ensure the food safety, we need a comprehensive approach from farm to fork. Farm to fork means the farm which is agriculture, maybe dairy, maybe aqua, maybe horticulture, where is food is basically grown, and fork means after processing, when the food come on the plate of consumer. So this thing is this, and during the whole process people need that kind of approach जो उनके लिए बेसिकली बहुत ही सुटेबल हो, जिससे उनको ये आइडिया लगे कि जो चीजें हमारे पास आ रही हैं ठीक है वो काइंड ऑफ सेफ हो। ठीक है, उनकी सेफ्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उनका सेफ होना। और सेफ्टी को हम कैसे इंश्योर करेंगे? सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमारे पास एक ऐसी रिलायबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए जिसपे हम रिलायबल होके चीजों को हम जान पाए कि ये सही है। ठीक है, तो इसके लिए जो है HACCP जो है वो एक बेस्ट वे निकल के आया, एक आइडियल वे निकल के आया, जिसपे हम सारे पॉइंट पे बेसिकली मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, HACCP इज नॉट काइंड ऑफ अ एनालिसिस। ठीक है, दिस इज नॉट द एनालिसिस, इट इज अ प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप मॉनिटरिंग करते हैं चीजों की। ओके, तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि HACCP कहाँ से स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली जैसे कि हम सब जानते हैं नासा के बारे में, जिसको हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म है नासा का। ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट नासा किसके लिए पॉपुलर है। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे जो स्पेस मिशन है वेरियस पर्पजेस के लिए वो नासा के थ्रू जाते हैं। ठीक है, बट जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको जो फूड प्रोवाइड किया जाता है, उनकी सेफ्टी, ठीक है, उनकी क्वालिटी और मतलब वो कितने सेफ हैं, ये चीजों को इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज उनकी हेल्थ जो है वो फूड पे, जो कैसा वो फूड ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, और फूड का सेफ होना, कंज्यूमेबल होना वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक जो है पिल्सबेरी कंपनी, ठीक है, पिल्सबेरी कंपनी जो आपका फूड बनाती थी, जो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे जो जाते थे उनके लिए जो प्रॉपर फूड बनता था स्पेस मिशन के लिए, वो कौन बनाता था? वो बनाते थे आपके पिल्सबेरी कंपनी। ठीक है, तो पिल्सबेरी कंपनी जो फूड प्रोड्यूस करते थे, तो उन्होंने ही एक अपने यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप किया HACCP का। ठीक है, कि जिसकी वजह से उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन से वो क्या कर सके, सेफ फूड को प्रोड्यूस कर सके। तो ये तो था पहला स्टेप। ये किसी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी ऐसे अथॉरिटी के द्वारा, किसी फूड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सबसे पहले नहीं लाया गया था। ये एक कंपनी थी जो फूड सप्लाई करती थी एस्ट्रोनॉट को, जो स्पेस मिशन में जाते थे, नासा के द्वारा जो भेजे जाते थे उनके लिए। ठीक है, तो इन्होंने ही पहली बार ये जो है इम्प्लीमेंट किया, यही कॉन्सेप्ट लेके आए HACCP का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो
पहला ये कॉन्सेप्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड प्रोटेक्शन में ये पहली बार जो प्रेजेंट हुआ कब 1971 में, ठीक है। 1971 में फर्स्ट टाइम दिस concept it introduced or presented in the National Conference on Food Protection. After that, in year 1974, HACCP was included in regulation by US FDA for low acid canned food. Okay, so after that in 1974 HACCP included in the regulation of US FDA के regulation में इसको include किया गया, but only for the low acid canned food के लिए, not for all. Okay. After that, subsequently in early 1980s, HACCP concept gained acceptance in many other food industries, right? After that, now if we see that all international agency like Codex Alimentarius Commission also recommended the use of HACCP for ensuring food safety. And if you talk about the Indian context, so Food Safety and Standard Authority of India, which is also known as the FSSAI, also recommends the HACCP approach as a part of food safety management program. So this is all about the HACCP, how it started and how it's gone. Okay, so hope it's clear to you. Now come to the next point. So this is the timeline basically which I previously discussed. So this is originated from NASA, then adopted for large manufacturer, endorsed by WHO and Codex, and all the mandatory development country for specific food. This is all the timeline you can go through with this. Okay, now basically if we talk about the definition, what is the definition of hazard analysis and critical control point? So basically, hazard analysis and critical control point is an internationally recognized method of identifying and managing food safety related risks. When central to an active food safety program, can provide you, customer, the public and regulatory agency assurance that a food safety program is well managed. So basically इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ये कॉन्सेप्ट है, मेथड है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं फूड सेफ्टी रिलेटेड रिस्क को, और उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के उसमें आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एवरी वर्ड इज स्टैंड फॉर सम स्पेसिफिक मीनिंग. सो एच इज स्टैंड फॉर हैजार्ड. Hazard is something that is danger to health. Okay, any substance which is dangerous to your health is considered as hazard. Okay, now A stand for analysis. Analysis include investigation of the hazard. Basically पहले तो हमने hazard जाना, what is a hazard. So hazard भी कई टाइप के होते हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए there is a analysis, जिससे हम इन्वेस्टिगेशन कर पाए hazard की. Now, C is stand for critical. Critical is something that is crucial for contaminant. Okay, and then another C that is stand for control. So control is something that handling of condition, like how we handle the condition, how we control the condition. Okay, so this C is stand for the control, and last one that is P is stand for point. So point is something that position in the process. Okay, so this is all about the HACCP. Hope it's clear to you. If you have any confusion, then you may repeat or pause the video and take a break and analyze yourself that आपको समझ में आया कि नहीं. So चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. उसके बाद हमने जैसे बात की हैजार्ड की. सो बेसिकली अगर हम हैजार्ड को अच्छे से देखना चाहें, सो हैजार्ड जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया. सो पहला जो है वो आपका होता है बायोलॉजिकल हैजार्ड. ठीक है, बायोलॉजिकल हैजार्ड, देन केमिकल हैजार्ड, देन फिजिकल हैजार्ड. ओके, सो बायोलॉजिकल हैजार्ड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सो बायोलॉजिकल हैजार्ड में कॉज फूड पॉइजनिंग, में कॉज फूड बॉर्न डिजीजेस, एंड केमिकल हैजार्ड में कॉज फूड पॉइजनिंग एंड क्रॉनिक इलनेस. ओके, and
इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल हैजार्ड, तो फिजिकल हैजार्ड से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देयर इज अ कट टू माउथ, ओके, there is a problem in choking, there is a problem in broken teeth, internal injury, burning. These all related to the physical hazard. Okay, if you talk about the source, so basically for biological hazard there are many sources which include present in raw material, okay, through cross contamination, through multiplication toxins and survival of spores and toxins of bacteria. Okay, इफ केमिकल के सोर्स की बात करें तो ये भी आपके रॉ मटेरियल में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट के थ्रू जा सकते हैं आपके फूड में, देन इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, इन द फॉर्म ऑफ वीट किलर्स, इन द फॉर्म ऑफ एलर्जेंस, एक्सेस एडिटिव्स या फिर पॉइजनस फूड, ये सारे जो हैं आपके सोर्स हैं किसके? केमिकल हैजार्ड के। नाउ कम टू द फिजिकल हैजार्ड। तो फिजिकल हैजार्ड के जो सोर्सेस हैं उसमें आपके जो भी फॉरेन बॉडीज होते हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन, लाइक हेयर, नेल्स कट, या फिर जो आपके थोड़े से सैंड वगैरह, ये सारे जो है आपके फिजिकल हैजार्ड हैं और इसके मतलब या किसी भी फॉर्म में किसी भी स्टेट में फूड में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैजार्ड हैं और इन्हीं का जब हम पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, देन इनका किस किस लेवल पे इनका कंट्रोल होना चाहिए और क्या क्रिटिकल लिमिट है इनकी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं जो हमारा हैसअप करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा HACCP है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें 7 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, ठीक है। सो 7 प्रिंसिपल जो है आपके हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के, उसमें सबसे पहला है कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस। ओके, जब हम हैजार्ड एनालिसिस कंडक्ट करेंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन किस टाइप के हैजार्ड हमारे फूड में हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग यूनिट में डिफरेंट टाइप के हैजार्ड और डिफरेंट फेजेस में कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं वो होने के चांसेस होते हैं। तो उसके ही अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग यूनिट के अकॉर्डिंग, फूड प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग जो है आपके ये चेंज होते रहते हैं। जब हम हैजार्ड एनालिसिस कर लेते हैं देन हम आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को, उसके बाद हम उसकी क्रिटिकल लिमिट को एस्टेब्लिश करते हैं, ये अपना थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल है अबाउट एस्टेब्लिशिंग मॉनिटरिंग प्रोसीजर। उसके बाद आपका जो पांचवा है वो है आपका एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन। छठा जो है आपका वो है एस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर एंड जो आपका सातवां है वो है एस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। तो ये आपके हो गए 7 प्रिंसिपल, इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट आपका कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस, सेकेंड डिटरमिन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, थर्ड वन इज एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट, fourth one is establish monitoring system, fifth one is establish corrective action, sixth one is establish verification procedure and seventh is establish documentation। so एग्जाम में ऐसे स्टेप लगाने को भी आ जाता है या फिर सिर्फ ऐसे आ जाता है कि हैसअप का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो किसके बारे में है, या फिर फोर्थ प्रिंसिपल या फिर फिफ्थ प्रिंसिपल। तो आपको इसी तरीके से इसको इसी स्टेप बाय स्टेप इसी फॉर्म में आपको याद करना है, इसी नेम से आपको याद करना है जिससे आपको याद रह जाए। अब इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इस स्टेप में, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो है हमारा फर्स्ट वो है कंडक्ट हैजार्ड एनालिसिस। सो बेसिकली देयर कुड बी अ 3 टाइप ऑफ फूड हैजार्ड इन अ फूड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड। ओके, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ HACCP is about identifying those hazard at each step of food processing, assessing the risk associated with them. While doing so, the following things needed to be considered. Okay, so what things to be considered is the likely occurrence of hazard and severity of their adverse health effects। so basically जब हम हैजार्ड एनालिसिस कंडक्ट करते हैं तो हमारे बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हमें कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें से एक ये है कि आपका जो हैजार्ड है, ठीक है, वो हैजार्ड कितना ज्यादा सिवेरिटी कॉज कर सकता है, उससे कितने ज्यादा उसके एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो हो सकता है द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैजार्ड। थर्ड वन इज द सर्वाइवल और मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कंसर्न। लाइक जो भी अगर कोई बायोलॉजिकल हैजार्ड है तो उसका सर्वाइवल, उसका मल्टीप्लीकेशन कितने लेवल तक है, कितना हो सकता है, ये चीजें। एंड देन प्रोडक्शन और परसिस्टेंस इन अ फूड ऑफ टॉक्सिन, केमिकल और फिजिकल एजेंट, ये सारी चीजें हम इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं जिससे आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम मिल्क की बात करें, ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ लिक्विड मिल्क की, ओके, अगर हम मिल्क की बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका मिल्क सपोज। ठीक है। तो मिल्क में आपके कितने टाइप के हैजार्ड हो सकते हैं, तो ठीक है, इसमें अगर हम फिजिकल हैजार्ड की बात करें तो मिल्क में जो फिजिकल हैजार्ड है वो क्या क्या हो सकता है, तो मिल्क में जो फिजिकल हैजार्ड है उसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, लाइक दिस वन इज द सपोज दिस वन इज फिजिकल हैजार्ड। ओके, सो फिजिकल हैजार्ड में आपके अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में आपका क्या हो सकता है, इट कुड बी डर्ट, ओके, it could be dirt, it could be hair, it could be एनिमल हेयर, ये सारे चीजें आपके हो सकते हैं। और ये किस तरीके से आ सकते हैं, ये तब आ सकते हैं जब आपका जो ओडर है इट नॉट वॉश प्रॉपरली। ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे मिल्क में आ सकते हैं, क्या हो गए, फिजिकल हैजार्ड में आपके डर्ट, हेयर, ये सारी चीजें आ गए। अगर हम केमिकल हैजार्ड की बात करें तो केमिकल हैजार्ड कुड बी पेस्टिसाइड रेजिड्यू, वेटरनरी ड्रग रेजिड्यू। ठीक है। और ये कभी कभी दे मे बी बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लेवल if farmer have not followed good agriculture practices or good animal husbandry practices। ओके, अगर उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर वो सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है तो इन सारी चीजों का जो लेवल है वो एक्सेप्टेंस लेवल से भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये आपके क्या हो गए, केमिकल हैजार्ड हो गया। ठीक है। बायोलॉजिकल हैजार्ड की बात करें तो बायोलॉजिकल हैजार्ड में आपके ऐसा हो सकता है कि लाइक कंटामिनेशन ऑफ विद बैक्टीरिया बोथ पैथोजन एंड नॉन पैथोजन, और ये जो है आपके प्रेजेंट हो सकते हैं मिल्क में उस कंडीशन में इफ मिल्किंग इज डन नॉट डन इन हाइजीनिक कंडीशन including the personal hygiene of the food handler or improper washing of milk containers, etc. Okay, so each of these hazard pose risk of the health of consumer if it not controlled. Okay, so similarly for this the hazard may be helpful to monitor the whole processing of liquid milk. So टुडे डिस्कशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन जितना भी मैं इसमें डिस्कस करूंगी, ठीक है, जितने भी पॉइंट को उसको मैं इस मिल्क प्रोसेसिंग से रिलेट करके चलूंगी जिससे आपको अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट जो है समझ में आए। तो यहाँ तक समझ में आ गया, किसी भी आइदर वो कोई भी प्रोसेसिंग हो, यहाँ पे हमने मिल्क कंसीडर किया है, वो जूस प्रोसेसिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, कोई भी हो, हर जगह पे आपको ये चीजें मिलेंगी और आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आपको हमारा एम यही है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आए। ओके, सो सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो क्या हो गया, डिटरमिन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ओके, सो वंस द हैजार्ड आर आइडेंटिफाइड, जब हैजार्ड हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइदर इट अ फिजिकल, आइदर इज अ केमिकल, आइदर इज अ बायोलॉजिकल, तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा होता है कि हम उसके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को डिटरमिन करें। सो व्हाट इज द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट? A critical control point is a step in the process at which control can be applied. The control is essential to prevent or eliminate the hazard. Okay, so control अगर हम apply करेंगे तो it may be prevent from the hazard or it may be eliminate the hazard. ठीक है, और in case like pesticide residue, they should be brought to acceptable level. To identify the critical control point for each of the hazard, a decision tree is provided that how to manage or how to control the hazard that is a critical or critical control point। और हम ये भी मॉनिटर करते हैं कि कौन सा जो है वो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में आएगा और कौन से टर्म नहीं आएंगे। ठीक है, इसको भी हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपका ये है लाइक मिल्क की बात हम कर रहे थे, तो जैसे मिल्क इज पासिंग थ्रू द फिल्टरेशन यूनिट, ठीक है,
अगर मिल्क जो है आया उसको हमने फिल्टरेशन यूनिट से पास किया, ठीक है, तो जो आपके फिजिकल हैजार्ड हुए उनकी तो केयर हो गई, ठीक है, उनको तो हमने जो है रोक लिया, क्योंकि जो फिजिकल हैजार्ड है वो नॉर्मली जो है आपके फिल्टरेशन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एस, ठीक है, कि हम इसमें जो डिसीजन ट्री बनाते हैं उसमें हम क्वेश्चनायर फॉर्म करते हैं और उसके बाद हम ईच एंड एवरी स्टेप को एस नो के कैटेगरी में डालते जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा पॉइंट ऐसा आया, जो नो है वो आपका क्रिटिकल कंट्रोल में आ जाएगा और जो एस है उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज उसको हमने ऑलरेडी प्रिवेंट कर लिया हुआ है। सो अगर यहाँ पे प्रिवेंट हो गया तो देन इट इज नॉट अ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ओके, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ हैजार्ड इन लिक्विड मिल्क आर केमिकल हैजार्ड, ठीक है, सो लाइक पेस्टिसाइड रेजिड्यू और वेटरनरी ड्रग रेजिड्यू। सो milk is filtered in this process that does not remove, degrade or decrease pesticide residue. Obviously, by the filtration we cannot remove or degrade the amount of pesticide. Okay, so the answer to the first question is no. Then you ask the second question, is control at this step is necessary for food safety? ओके, बिकॉज अगर हम इसका कुछ और प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इस स्टेप पे क्या इसका कंट्रोल जो है वो नेसेसरी है? द आंसर इज एस, बिकॉज इसके बाद तो वो प्रोसेसिंग में जाएगा। अगर अभी आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे देन व्हेन यू कंट्रोल, ओके, एंड देन मॉडिफाई द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है प्रोडक्ट और प्रोसेस को। लाइक जैसे भी आपके जितने डॉग टेस्ट होते हैं उसमें हम इन्हीं सारे को हम चेक करते हैं कि इसमें कोई केमिकल हैजार्ड तो नहीं है, उसके बेसिस उसके बाद ही कोई फूड जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट में एंटर करता है, ठीक है। दैट मीन्स द मिल्क इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोसेस। कमिंग टू बायोलॉजिकल हैजार्ड, so in biological hazard pathogenic organism in the milk is included. For the first question is to preventive measure exist at this step or subsequent step. The first step we have in this process is filtration, and that does not eliminate or reduce the biological hazard. But the subsequent step in the process is pasteurization. So that we all know that in a pasteurization all bacteria is destroyed at a certain temperature. So the next question is, it does the step eliminate or reduce the hazard to acceptable level? And the answer is yes, because the pasteurization kill all the pathogen, hence it is a critical control point. Okay, so क्या यहाँ पे समझ में आया कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है? पास्चराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये लास्ट में हो रहा है और यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको वो करने के लिए, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा केमिकली अगर हमें ये दिखा कि ये है, या तो हम उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लाएंगे, और या फिर अगर वो बहुत ही ज्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अपने प्रोसेसिंग यूनिट में, बिकॉज वो उस तरीके से सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमारा कैसे हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी क्रिटिकल लिमिट हम स्टेब्लिश करते हैं। जब हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कर लिया उसके बाद हमारा क्या आ गया, थर्ड पॉइंट इज एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट। सो क्रिटिकल लिमिट के लिए फॉर ईच ऑफ द फूड हैजार्ड देयर विल बी लिमिट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एक्सेप्टेबल टू अनएक्सेप्टेबल। ओके, so depending upon the food product and food hazard, the limit will be vary. For every control point there should be a critical limit. For liquid milk example, the critical limit of Salmonella bacteria in pasteurized milk is that it should be absent in 25 ml of milk. Likewise, for each of the food hazard, critical limit have to be established. So, जैसे कि इसमें सैल्मोनेला का हमने लिमिट दिया हुआ है कि लाइक पास्चराइज्ड मिल्क में अगर 25 ml हम मिल्क लेते हैं तो उसमें इसको absent होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम और भी फूड, जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम एक क्रिटिकल लिमिट इस्टेब्लिश करते हैं कि इससे ज्यादा या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है या फिर इससे कम कोई पर्टिकुलर चीज है तो वो जो है सुटेबल नहीं है, वो फूड सुटेबल नहीं है, वो जो फूड है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल नहीं है, कंज्यूमेबल नहीं है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो है हमारा, तो फोर्थ में अगर हम देखें तो इसमें हम मॉनिटरिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं। हमने क्रिटिकल लिमिट बना दी, हमने कंट्रोल पॉइंट देख लिए, हैजार्ड देख लिए, बट इसको मॉनिटर करेगा कौन? इसके लिए भी तो हमें मॉनिटरिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना होगा। सो फोर्थ स्टेप इज मॉनिटरिंग द सिस्टम। सो mere establishment of critical limit is not enough.
वी ऑल नो दैट सिर्फ लिमिट बना देने से कोई चीज सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है, उसको हमें प्रॉपरली मॉनिटर करना होता है, सो दैट फूड हैजार्ड डज नॉट गो बियॉन्ड द क्रिटिकल लिमिट इस्टेब्लिश, सो देयर शुड बी एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू मॉनिटर द सिस्टम। ठीक है, तो हर इंडस्ट्री, हर प्रोसेसिंग यूनिट में एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम ऑल द जितने भी आपने हमें लिमिट सेट किए हैं, जितने कंट्रोल पॉइंट सेट किए हुए हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं प्रॉपरली कि ये प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ, दैट इज एस्टेब्लिश द प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो मॉनिटरिंग सिस्टम बना लिया, बट अगर हमें कभी करेक्टिव एक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक स्टेप आता है, जो नेक्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस का, वो है एस्टेब्लिश अ प्रोसीजर फॉर करेक्टिव एक्शन। सो व्हेन मॉनिटरिंग एट अ सीसीपी इंडिकेट अ डेविएशन फ्रॉम एन एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट। ठीक है, जब हम देखते हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीपी की, उसमें कोई डेविएशन दिख रहा है, जैसे हमने जो क्रिटिकल लिमिट एस्टेब्लिश की उससे डेविएशन दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, जैसे कि आपका पॉइंट फोर्थ इंडिकेट करता है मैकेनिज्म टू मॉनिटर द क्रिटिकल लिमिट फॉर फूड हैजार्ड इन द फूड। However, what should be corrective step required if the food hazard goes beyond critical limit? ठीक है, मॉनिटरिंग तो हमने सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया, बट पॉसिबिलिटी तो है कि वो जा सकता है। ठीक है, कहीं उन्होंने प्रॉपरली नहीं देखा या फिर कुछ लैक हुआ सिस्टम में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो जैसे कि अगर सैल्मोनेला बैक्टीरिया फाउंड होता है मिल्क में आफ्टर पास्चराइजेशन, then it means that the pasteurization system is not working and instruction like such milk should be discarded or pasteurized again need to be provided. So जैसे कि अगर हमने सारी चीजें दे ली, हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट लगा दिए, हमने क्रिटिकल लिमिट सेट कर दी, हमने मॉनिटरिंग एक्शन भी फिट कर दिए, स्टेब्लिश कर दिए, बट अगर बाय डिफॉल्ट कुछ मशीन में प्रॉब्लम है, प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं हुई, सपोज जैसे पास्चराइजेशन नहीं हुआ, पास्चराइजेशन के बाद भी हमें मिल्क में दिख रहा है सैल्मोनेला, तो जाहिर सी बात है पास्चराइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो प्रॉपर पास्चराइजेशन नहीं हुआ, तो उसके बाद उस चीज का हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको पास्चराइज करना है या फिर उसको डिस्कार्ड करना है, या फिर उस पर्टिकुलर फूड आइटम के साथ हमें करना क्या है, उसके लिए हमें प्रोसीजर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज हमारी खराब हो गई प्रीवियसली, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें प्रॉपर एक एस्टेब्लिश करना पड़ता है प्रोसीजर, जिसके थ्रू ही हम जाके उस एक्शन को करेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सिक्स्थ, जो हो उसमें हम करते हैं एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन टू कंफर्म द इफेक्टिवनेस ऑफ HACCP प्लान। ठीक है, इसमें जो हम एस्टेब्लिश प्रोसीजर जो होता है उसके वेरिफिकेशन करते हैं, जिससे हम कंफर्म हो सके कि ये हैसप के जो इफेक्टिवनेस है, हैसप प्लान का जो हमने बनाया है वो प्रॉपरली है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम 1 to 5 मेक हैसप प्लान फॉर द फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, there is a need to verify that entire HACCP plan is actually working as per plan, so that the food safety is ensured. After the verification, procedure for verification like auditing of HACCP plan, random sampling and checking etc. need to be established. ठीक है, सिर्फ हमने बना दिया, ठीक है, अब क्या पता वो प्रॉपर टाइम टू टाइम मॉनिटर हो रहा है कि नहीं, वो चीजें प्रॉपरली चल रही है कि नहीं, उसके लिए ऑडिटिंग वगैरह, रैंडम सैम्पलिंग, चेकिंग, ये सारी चीजें हमारी की जाती हैं, जो आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस में आती हैं, जिससे ये पता चल सके कि हमारा जो HACCP प्लान है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं, कि सिर्फ हमने प्लान बना दिया और छोड़ दिया। जैसे कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी पढ़ाई बंद। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑडिटिंग तो होती नहीं है। अगर आपको पता हो कि आपकी ऑडिटिंग होनी है या फिर आपको रिपोर्ट करना है, संडे को टेस्ट है या फिर किसी इस दिन टेस्ट है, तो आप जरूर उस चीजों पे थोड़ा वर्क करेंगे, या फिर रैंडम आपको किसी ने क्विज ले लिया, तो आप कि वहां पे जो भी लैक है या फिर जो भी चीजें आपको पता लगती हैं, तो पता चलता है कि आपने उस चीज को फॉलो किया कि नहीं किया, क्योंकि बनाने को तो सब लोग बहुत कुछ बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेवेंथ स्टेप की, वो है आपका एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंटेशन कंसर्निंग ऑल प्रोसीजर and record appropriate to these principle and their application. Okay, so the last principle is actually documentation. Okay, so this is the most crucial part of the application of HACCP plan. Documentation of procedure, record, HACCP principle and their application are a proof of the implementation of HACCP plan. तो कोई भी चीज जो एक बड़े लेवल पे होती है, एक
प्रॉपर वे में होती है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रूफ, ये सारी चीजें भी बहुत नीडेड होती हैं कि हमने किस तरीके से चीजें की। अब आपने पढ़ाई तो कर ली, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बट हाउ यू प्रूव दैट यू हैव ग्रेजुएट डिग्री? तो आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो होना चाहिए कि जिससे आपको पता, लोगों को आप ये तो बता पाओ कि आपकी बातों पे भरोसा करे कि हाँ ये चीजें हुई है। तो हर चीज, हर एक टाइम टू टाइम जितनी भी मॉनिटरिंग हुई है उन सारे का जो है डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर वे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। तो ये तो आप तक को समझ में आ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। बट एक बार हम फिर से जो हमें प्रिंसिपल है उनको हम एक लर्न करेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर वे में लर्न करेंगे। जैसे कि सपोज पहले हम क्या करेंगे, हमने हैजार्ड एनालिसिस की। हैजार्ड एनालिसिस में आपके कुछ भी आ गए, जितने भी टाइप के हैजार्ड हैं, ठीक है। पहले आपने उसको एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद क्या करेंगे कि इसका एनालाइज तो कर लिया, बट इसको हम किस किस पॉइंट पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो पॉइंट्स हम ढूंढेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट पे हम हैजार्ड को फूड प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। तो पहले हैजार्ड आएगा, तभी तो उसको कंट्रोल करने का पॉइंट ढूंढोगे। जब पॉइंट मिल गया तो फिर पॉइंट मिलने के बाद हम ये भी तो ढूंढेंगे कि कितनी लिमिट तक ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। पॉइंट मिलने के बाद कि कौन से पॉइंट पे रोकोगे, कितनी लिमिट पे रोकोगे। उसके बाद ये सारी चीजों के बाद फिर हमारे पास एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम भी तो होना चाहिए कि हमें पता चले कि अब ये ज्यादा हो रहा है, अब ये कम हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करना है। मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेब्लिश करने के बाद क्या करना है, करेक्टिव एक्शन भी हमें देखना है कि मॉनिटरिंग सिस्टम तो स्टेब्लिश हो गया, बट इन केस व्हाट इफ द मॉनिटरिंग सिस्टम इज फेल्ड। सो अगर जो है हमारी जितनी भी लिमिट है वो ऊपर जा रही है या फिर उसमें कुछ डेविएशन आ रहा है, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर हम बनाते हैं कि अगर कोई चीज हमारी उस लेवल पे फेल हुई तो उसके बाद उस चीज का हम क्या कर सकते हैं, उस फूड का हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन बनाते हैं। फिर सारी प्रोसीजर का वेरिफिकेशन करते हैं कि प्रॉपरली सारी प्रोसीजर्स हुई है कि नहीं। उसके लिए हमें रैंडम ऑडिटिंग, रैंडम सैम्पलिंग, ये सारी चीजें हमारी टाइम टू टाइम होती रहती हैं। और ये सारी चीजें प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए हमें क्या सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम डॉक्यूमेंटेशन को भी स्टैब्लिश करते रहे साइड बाय साइड, ठीक है। ओके, होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जो है उसमें सिस्टम अप्रोच होती है जिसके थ्रू हम बेसिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले हम HACCP की टीम बनाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन उसमें रहेगा और उसके क्या क्या रोल होंगे, ठीक है। पहले तो हम ये बनाते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है और उसमें किस टाइप के हैजार्ड हो सकते हैं, उसके कौन कौन से क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें उसको रोकना है और उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन होंगे, वो सारी चीजें। नेक्स्ट, उसका इंटेंडेड यूज क्या है, ठीक है। उसके बाद हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट जो है वो करते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे चीजें होंगी, ठीक है, कौन कौन किसको मॉनिटर करेगा। और फिर ऑन साइट वेरिफिकेशन होता है, उसका भी हम फ्लो डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन होता है HACCP का फूड इंडस्ट्री में या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में जो है हमारा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ HACCP। सो बेसिकली अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो हम इसको तीन उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, बेनिफिट्स फॉर द इंडस्ट्री, बेनिफिट्स फॉर कस्टमर एंड बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट। सो अगर हम पहले बेनिफिट की बात करें कंपनी की, तो इन द कन्वेंशनल एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉसिंग द इंटायर बैच ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कोई हमारे पास क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट नहीं है, कुछ चेकिंग क्राइटेरिया नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारा जो फूड है वो पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद भी हमें इंटायर बैच को जो है डिस्कार्ड करना पड़े, क्योंकि हमें लास्ट में पता चले। तो व्हाट इफ वी नो अर्ली अबाउट द रिस्क, ठीक है। तो इसमें इफ इट फेल टू मीट द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड, application of HACCP assure the production to safer and business risk is low and compliance to regulations. Okay, company image and brand name increases with proper documentation. Staff are very clear about food safety requirement, improves time management, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द कंपनी वुड बी लाइक रिडक्शन इन वेस्टेज एंड इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन प्रोडक्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज मार्केट एक्सेस।
बेनिफिट अगर कस्टमर की बात करें तो बेनिफिट टू कस्टमर इंक्लूड रिस्क फ्रॉम फूड हैजार्ड इज रिड्यूस टू द कंज्यूमर इफ दे आर कंज्यूमिंग HACCP certified food and thereby it increase consumer confidence in food. And next one is the benefit to government. So application of HACCP in a food industry help government in more than one way. It help in efficient food control and also reducing healthcare costs due to improved public health, assure safe food supply, facilitate better international food trade. ये सारे आपके benefits हैं और ये सारा होल जो है ये आपका भाषा का टॉपिक था। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया और हो सकता है कि आपको ये समझ में आया भी हो। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, ठीक है, तो सेशन को लाइक करिए, औरों के साथ भी शेयर करिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए। ओके, थैंक यू सो मच।